नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो अपने 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान में हमारा मौर्य प्रशासन चल रहा था, जिसमें हमने चर्चा कर ली थी केंद्रीय प्रशासन की। अब हम चर्चा करेंगे किस प्रशासन की? तो मौर्य प्रशासन में किस प्रशासन की चर्चा करेंगे हम? प्रांतीय प्रशासन की। किसकी चर्चा करेंगे? प्रांतीय प्रशासन की। तो प्रांतीय प्रशासन में सबसे पहली बात आती है कि अशोक के समय जो है मौर्य साम्राज्य जो है, या अशोक के समय जो है, कितने प्रांत थे? तो अशोक के समय कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। कौन कौन से? उत्तरापथ। कौन से थे? उत्तरापथ है। दूसरा कौन सा है? दक्षिणापथ। कौन सा? दक्षिणापथ। ये कौन सा है? कलिंग। कौन सा? कलिंग। और ये कौन सा प्रांत है जिसका नाम है अवंती राष्ट्र? कौन सा था? अवंती राष्ट्र। और ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था? मध्य देश कहलाता था। क्या कहलाता था? मध्य देश। तो अशोक, ऐसे लिखना है आपको, अशोक के समय जो है 5 प्रांतों में विभक्त था। मौर्य साम्राज्य कितने प्रांतों में विभक्त था? 5 प्रांतों में विभक्त था। उत्तरापथ जो है, इस उत्तरापथ की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? तक्षशिला थी। उत्तरापथ की राजधानी कौन सी थी? तक्षशिला थी। अवंती राष्ट्र जो है, ये अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी? तो अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी थी। अवंती राष्ट्र की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी थी। ठीक है। और अवंती राष्ट्र के बाद में जो तीसरी बात आती है कलिंग। कलिंग की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? कलिंग की राजधानी कौन सी थी आपके? तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। ठीक है, कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। और इसके बाद में बात आता है दक्षिणापथ, और दक्षिणापथ की राजधानी जो है वो कौन सी थी? दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। ठीक है, कौन सी राजधानी थी? दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। और मध्य देश की जो राजधानी है वो कौन सी थी? तो मध्य देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौन सी थी मध्य देश की राजधानी? पाटलिपुत्र थी। तो इस तरह से जो है ये प्रांतीय प्रशासन, प्रांत किस में विभक्त था? कितने प्रांत थे? 5 प्रांत थे। ठीक है। और इन प्रांतों पर जो शासन करता था, ठीक है, वो तो या तो राजा का पुत्र होगा या कोई श्रेष्ठ व्यक्ति होगा। अर्थात इन पर जो पदाधिकारी होता था वो या तो कौन होता था? राजवंशीय कुमार होता था। कौन होता था? या तो राजवंशीय कुमार होता था, या फिर यहाँ पर जो अधिकारी होता था वो कौन होता था? आर्य पुत्र होता था। आर्य पुत्र मतलब श्रेष्ठ। आर्य का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठ। ठीक है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है वो इन पर प्रांतों का क्या कहलाता था? अधिकारी कहलाता था, या कह सकते हो पदाधिकारी कहलाता था। ठीक है। और प्रांत जो है, क्या प्रांत जो है ये किस में विभक्त थे? विषयों में विभक्त थे। किस में विभक्त थे? विषयों में। और विषय जो है, विषयों का अधिकारी जो है वो क्या कहलाता था? विषयपति कहलाता था। क्या कहलाता था? विषयपति कहलाता था। ठीक है, विषयों का अधिकारी क्या कहलाता था? विषयपति कहलाता था। ठीक है। और अब बात आती है भी जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो क्या कहलाता था? जिले का प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है, जिले का प्रशासनिक अधिकारी जो है वो क्या कहलाता था? तो मौर्य काल में जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी है वो क्या कहलाता था? स्थानिक कहलाता था। क्या कहलाता था? स्थानिक कहलाता था। ठीक है। और ये जो स्थानिक है, ये स्थानिक होता था किसके अधीन? समाहर्ता के अधीन होता था। ठीक है, किसके अधीन होता था? समाहर्ता के अधीन होता था। समाहर्ता की चर्चा हम कर चुके हैं, समाहर्ता के अधीन है। ठीक है, तो होता था। और प्रशासन की जो है अगली बात जो आती है वो क्या है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई है उसका जो मुखिया है वो क्या कहलाता था? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया क्या कहलाता था? गोप। और ये जो गोप है ये 10 गांवों पर शासन करता था। कितने गांवों पर शासन करता था? 10 गांवों पर शासन करता था। गोप कितने गांवों पर शासन करता था? 10 गांवों पर शासन करता था, या 10 गांवों का शासन संभालता था। और इसी समाहर्ता के अधीन, किसके अधीन है? समाहर्ता जो है, इस समाहर्ता के जो अधीन है, ठीक है, प्रदेष्ट्री कार्य करता था। कौन कार्य करता था? प्रदेष्ट्री नामक अधिकारी कार्य करता था। और ये जो प्रदेष्ट्री है ये एक तो स्थानिक, कौन सा? स्थानिक, एक गोप, कौन सा? गोप, और एक जो है ग्राम।
ठीक है। स्थानिक, गोप और ग्राम जो अधिकारी होते थे, इन अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। इन अधिकारियों के क्या करता था? कार्यों की जांच करता था। ठीक है, कार्यों की जांच करता था। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहा है यहाँ से। इन अधिकारियों के कार्यों की क्या करता था? जांच करता था। ठीक है। अब इसके बाद में बात आती है नगर प्रशासन की। किसकी बात आती है? नगर प्रशासन की। कौन सा प्रशासन है? नगर शासन। ठीक है, नगर शासन। अब देखो, मेगस्थनीज जो है, मेगस्थनीज की चर्चा हम कर चुके हैं। मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक में इंडिका में, मेगस्थनीज ने क्या लिखा है? इंडिका लिखी है। इसमें इसने बताया कि नगर के शासन प्रबंधन हेतु 30 सदस्यों की 6 समितियां थी। कितने सदस्यों की? 30 सदस्यों की 6 समितियां बनी हुई थी, जिसमें एक समिति में, ठीक है, 30 सदस्यों की 6 समितियां थी। एक समिति के अंदर कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे। ये किसने बताया है? मेगस्थनीज ने बताया। ठीक है, इसने कहा कि 30 सदस्यों की 6 समितियां बनी हुई थी, जिसमें एक समिति में कितने सदस्य थे? 5 सदस्य थे, और वो अलग अलग कार्य करते थे। जैसे मान लो ये प्रथम समिति है। कौन सी समिति? प्रथम समिति। और जो प्रथम समिति है, इसका कार्य होता था उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। क्या कार्य होता था? उद्योग शिल्पों का क्या करती थी? ये निरीक्षण करती थी। ठीक है, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना। जो दूसरी समिति थी, इस दूसरी समिति का कार्य होता था विदेशियों की देखरेख करना। ठीक है, किनकी? विदेशियों की देखरेख करना। देखो, उद्योग स्थापित करने के लिए कौन आए? विदेशी आए हैं। ठीक है, उद्योग, पहली उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना पहली समिति। दूसरी जो है विदेशियों की देखरेख करना। इसी तरह से जो तीसरी समिति है, ये क्या करती थी? जन्म मरण। देखो, तीन शब्द आ रहे हैं, जन्म मरण, इसमें ढाई आ रहा है, कोई बात नहीं, 3 बना लेना। जन्म मरण का क्या करती थी? जन्म और मरण का लेखा जोखा रखती थी। क्या करती थी? लेखा जोखा रखती थी। चौथी जो समिति थी, ठीक है, तीसरी समिति का कार्य जन्म मरण का लेखा जोखा, और चौथी जो समिति थी, उस चौथी समिति का कार्य क्या था? व्यापार और वाणिज्य। किस पर है? व्यापार और वाणिज्य की देखरेख करना, या व्यापार वाणिज्य को देखना, वो किस समिति का कार्य था? चौथी समिति का कार्य था। ठीक है, पांचवी समिति जो थी, पांचवी समिति का कार्य था कि जो भी वस्तुएं निर्मित हो गई है, उनके विक्रय का निरीक्षण करना। ठीक है, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का क्या करना? निरीक्षण करना। ठीक है, निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। छठी जो समिति थी, छठी समिति का कार्य क्या था? जो विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलना। विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर है, एक तरह से क्या है ये? बिक्री कर के रूप में वसूलना था। तो ये जो है 6 समितियां थी, और इन 6 समितियों के जो अलग अलग कार्य थे वो मैंने आपको बता दी। नगरीय शासन में जो ये 6 समितियां आपको बताई गई है, इनके जो अलग अलग कार्य थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। अब इसके बाद में जो शासन प्रबंध आता है, वो आपके आता है कौन सा? सैन्य व्यवस्था। ठीक है, कौन सी व्यवस्था की चर्चा करेंगे हम? सैन्य व्यवस्था की। तो सैन्य व्यवस्था के अंदर क्या है कि हेडिंग डाल लीजिए आप पहले, सैन्य व्यवस्था। ठीक है, इस सैन्य व्यवस्था में भी क्या था कि सेना का संगठन जो है, इसमें भी 6 समितियां बनी हुई थी, और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5। 6 समितियां, प्रत्येक समिति में कितने सदस्य थे? 5। ठीक है, 6 समितियां, प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। ठीक है, और अब ये जो समितियां हैं वो अलग अलग जो है विभागों की क्या करती थी? देख रेख करती थी। ठीक है, जो अलग अलग विभाग थे, सैन्य विभाग थे। कितने सैन्य विभाग थे? तो 5 सैन्य विभाग थे। इन 5 सैन्य विभागों की जो है क्या करती थी? देख रेख करती थी। जिसमें मुख्य रूप से आपके आएगा कौन सा? पैदल है। कौन सा है? पैदल है। इसी तरह से आपकी कौन सा है? अश्व है। कौन सा? अश्व है। हाथी है। ठीक है, अश्व है, हाथी है, रथ है। कौन सा? रथ है, और नौसेना है।
कौन सी? नौसेना है। तो इस तरह से ये क्या है, इनका सैन्य प्रबंध था। और सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने का अधिकारी क्या कहलाता था? सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी, सैनिक जो प्रबंधन है उसकी देखरेख करने वाला जो अधिकारी है वो क्या कहलाता था? तो वो अधिकारी अंतपाल कहलाता था। ठीक है, क्या कहलाता था? अंतपाल कहलाता था। ठीक है, और जो अंतपाल एक तरह से मान लो ये दुर्ग है, और दुर्ग का ये जो बाहरी भाग है, इस दुर्ग के बाहरी भाग मतलब अंतिम सीमा, इसकी भी देखरेख कौन करता था? तो अंतपाल ही करता था। आप कह सकते हो कि जो सीमांत क्षेत्र है, ठीक है, उन सीमांत क्षेत्रों की देखरेख भी कौन करता था? अंतपाल ही करता था। अब मेगस्थनीज जो है, मेगस्थनीज क्या लिखता है? मेगस्थनीज लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास, किसके पास? चंद्रगुप्त मौर्य के पास 6 लाख पैदल सैनिक थे। कितने लाख? 6 लाख तो पैदल सैनिक थे इसी के पास, और 50,000 अश्वरोही थे। 50,000 क्या थे? अश्वरोही थे। किसके पास? और चंद्रगुप्त मौर्य के पास 9,000 हाथी थे। 9,000 क्या थे? हाथी थे। और 800 रथ थे। कितने रथ थे? 800 रथ थे। तो ये इसमें जो है मेगस्थनीज के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की सेना जो है वो बताई जा रही है। अब ये जो व्यवस्था तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में जो व्यवस्था आएगी वो इनकी क्या है? न्याय व्यवस्था। ठीक है, न्याय व्यवस्था कैसी थी? मौर्यों की जो न्याय व्यवस्था है वो कैसी थी? ठीक है, पहली बात तो न्याय का जो सर्वोच्च अधिकारी है, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी वो कौन होता था? स्वयं शासक होता था, या क्या कह सकते हो शासक को? स्वयं कौन होता था? सम्राट होता था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? तो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी सम्राट होता था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। वैसे अनेक अलग अलग प्रकार के जो है न्यायालय बने हुए थे। विशेषतः 2 न्यायालयों के मुख्यतः नाम आते हैं। पहला जो है वो कौन सा है? धर्मस्थीय है। कौन सा? धर्मस्थीय। और दूसरा जो है वो कौन सा है? कंटक शोधन। तो ये आपसे छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है। 2 न्यायालयों के नाम धर्मस्थीय और कंटक शोधन। धर्मस्थीय जो है इन न्यायालयों में जो निर्णय का जो कार्य है वो धर्मशास्त्र में निपुण, किसमें? धर्मशास्त्र में निपुण जो है कितने धर्मस्थ? ठीक है, 3 धर्मस्थ जो है, मतलब न्यायाधीश एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, 3 धर्मस्थ और 3 क्या होते थे इसमें? अमात्य होते थे। इन धर्मस्थ को क्या कह सकते हो? व्यावहारिक कह सकते हो। ठीक है, 3 तो मंत्री हो गया और 3 क्या हो गए? ये जो है न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जिनको कह सकते हो धर्मस्थ या व्यावहारिक, ये होते थे। टोटल कितने हो गए? 6। ठीक है, धर्मस्थीय जो है वो एक प्रकार की दीवानी अदालत थी। कौन सा न्यायालय था? दीवानी अदालत या दीवानी न्यायालय था। तो इस चीज में ध्यान रखना। धर्मशास्त्र में निपुण, 3 तो धर्मस्थ या व्यवहारिक या न्यायाधीश कह सकते हो, और 3 क्या होते थे इसमें? मंत्री अमात्य होते थे। ठीक है, ये जो है दीवानी न्यायालय जिसमें क्या क्या? चोरी, डाके, लूट के जो मामले हैं, किसके मामले? लूट के जो मामले हैं। ठीक है, और लूट के मामले जो है उनको क्या कहा जाता था? ये जो चोरी, डाके, लूट के मामले इनको क्या कहा जाता था? साहस कहा जाता था। ठीक है, ये किस में रखे जाते थे? धर्मस्थीय मामलों में रखे जाते थे। ठीक है, इसके अलावा जो है कुवचन कहना, मानहानि का जो केस है या मारपीट के मामले हैं वो सारे सारे किस में हैं? धर्मस्थीय मामले हैं। और जो है ना कुवचन, मानहानि, मारपीट के जो मामले हैं इन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। ये चीज ध्यान रखना, वाक पारुष्य या फिर दंड पारुष्य कहा जाता था। ठीक है, वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। ठीक है, जो मानहानि के मामले हैं, मारपीट से संबंधित मामले हैं, वो ये कहलाते थे। ठीक है, कंटक शोधन, कंटक शोधन ये दीवानी हो गए, तो ये कौन से हो जाएंगे? फौजदारी। कौन से मामले हो जाएंगे? फौजदारी मामले हो जाएंगे। ठीक है, इसमें जो है न्यायाधीश है वो एक तरह से 3 तो क्या होते थे? प्रदेष्ट्री। क्या होते थे? 3 प्रदेष्ट्री, और 3 ही क्या होते थे? अमात्य होते थे। 3 अमात्य होते थे। ठीक है, 3 प्रदेष्ट्री और 3 अमात्य होते थे। ठीक है, और नगर न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? नगर जो न्यायाधीश होता था
व्यावहारिक महामात्र कहलाता था। ठीक है, नगर न्यायाधीश क्या कहलाता था? व्यावहारिक महामात्र कहलाता था। और दूसरी बात, जनपद जो न्यायाधीश है, जनता का समूह है, जनता का पद, वो मैं शुरू में बता चुका हूं, ये क्या कहलाता था? तो ये राज्य कहलाता था। ठीक है, जनपद न्यायाधीश क्या कहलाता था? राज्य कहलाता था। और अब ये जो है न्यायालय यहां पर आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में देखो कि चाणक्य ने, किसने, इसको काट दो, चाणक्य ने कानून के, किसने? चाणक्य ने जो है कानून के चाणक्य, कौटिल्य कह सकते हो आप इसको। ठीक है, इसने कानून के 4 मुख्य अंग बताए हैं। कितने अंग बताए हैं? 4 मुख्य अंग बताए हैं। किसने? चाणक्य ने। चाणक्य ने जो कानून के 4 मुख्य अंग बताए हैं वो कौन कौन से हैं? तो इसने एक तो बताया किसको? धर्म को। क्या बताया है? धर्म। दूसरा इसने किसको बताया है? तो व्यवहार को बताया है। किसको? व्यवहार को। और तीसरा किसको बताया है? चरित्र को। और चौथा किसको बताया है इसने? शासन को। ठीक है, धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन, ये 4 इसने क्या बताए हैं? कि कानून के 4 अंग बताए हैं। अब बात आती है मौर्यकालीन समाज कैसा था। ये प्रशासन पूरा हो गया। अब मौर्यकालीन क्या आते हैं? समाज की बात आती है। तो आप हेडिंग डाल लीजिए मौर्यकालीन समाज। ठीक है, ये इसकी जानकारी जो है वो कौन देता है? तो एक तो देता है आपके कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इनकी जानकारी कौन देता है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र दे रहा है। ठीक है, इसी तरह से मेगस्थनीज की क्या दे रही है? इंडिका दे रही है इसके बारे में जानकारी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दे रहा है, मेगस्थनीज की इंडिका दे रही है। अशोक के जो है अभिलेख दे रहे हैं। अशोक के अभिलेखों से हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में या सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, कौटिल्य ने जो है वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार बताया। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौटिल्य ने वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम व्यवस्था को इसने व्यवस्था को क्या बताया है? सामाजिक संगठन का आधार बताया है। ठीक है, सामाजिक संगठन का आधार जो है किसको बताया है? वर्णाश्रम व्यवस्था को बताया है। और किसने बताया है? कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का क्या बताया है? आधार बताया है। ठीक है, और कौटिल्य ने जो है 4 वर्ण बताए, उन 4 वर्णों के व्यवसाय पर ही इन वर्णाश्रम जो वर्ण जो इसने बताए हैं, इन वर्णों का जो आधार है या इसका जो निर्धारण है वो किसके आधार पर किया जाता था? व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। किसके आधार पर किया जाता था? व्यवसाय। वर्णाश्रम व्यवस्था जो है सामाजिक संगठन का आधार, और 4 वर्ण व्यवसाय पर निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, इन 4 वर्णों के अंतर जो है, एक तो 4 वर्ण आई गए, कौन कौन से हैं? वो आपके ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण आई गए। इनके अतिरिक्त, इन 4 वर्णों के अतिरिक्त जो है अन्य जातियों का भी उल्लेख मिलता है। और अन्य जातियां कौन कौन सी है? जैसे निषाद। ठीक है, कौन सी है? पार्श्व, निषाद, पार्श्व है, रथकार है। ठीक है, क्षता है, रथकार है, क्षता है, वैदेहक है, क्षता है, वैदेहक है, सूत है, चांडाल है। ठीक है, इन अन्य जातियों का भी क्या मिलता है? हमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, मेगस्थनीज की जो इंडिका है, इस मेगस्थनीज की इंडिका में किसकी? मेगस्थनीज की जो इंडिका है, इस मेगस्थनीज की जो इंडिका है, इस इंडिका में भी भारतीय समाज का वर्गीकरण है। भारतीय समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में बताया है? तो इंडिका के अंदर भी भारतीय समाज का वर्गीकरण कितनी जातियों में? 7 जातियों में किया गया है। ठीक है, जिनमें मुख्यतः कौन कौन से सम्मिलित है? एक तो आते हैं दार्शनिक। कौन आते हैं? दार्शनिक। इसी में ही कौन आते हैं? किसान आते हैं। कौन आते हैं? किसान। इसी के अंदर ही कौन आते हैं? पशुपालक आते हैं। इसी के अंदर ही कौन सा वर्ग आता है? शिकारी। कौन सा? शिकारी। कौन सा है? कारीगर। शिकारी के बाद में कारीगर या शिल्पी, एक ही बात है। ठीक है, कारीगर या शिल्पी। ठीक है, इसी तरह से सैनिक। कौन आते हैं? सैनिक, निरीक्षक। ठीक है, दार्शनिक आ गए, किसान आ गए, पशुपालक, शिकारी आ गए। ठीक है, सैनिक, निरीक्षक। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो सभासद। कौन है? सभासद तथा अन्य शासक वर्ग। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4
5, 6 और 7 हो गए। ठीक है, दार्शनिक, किसान, पशुपालक, वैशिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद या अन्य शासक वर्ग, वो किस में आते हैं, इसी में ही सम्मिलित होते हैं। मेगस्थनीज ने अपने वर्गीकरण में जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर को भुला दिया, अर्थात इनका वर्णन इसने नहीं किया है। जाति, वर्ण और व्यवसाय के अंतर का वर्णन इसने नहीं किया है। स्त्रियों की स्थिति भी जो है उन्नत नहीं है, यह भी बताया गया है। ठीक है, और इसी तरह से जो है इसमें एक चीज़ और बताई गई, पुनर्विवाह व नियोग की अनुमति इस काल में थी। पुनर्विवाह और नियोग जो प्रथा है वो इसके अंदर क्या थी, इस काल में, मौर्य काल में क्या थी, वो प्रचलित थी। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपके मौर्य प्रशासन और मौर्यकालीन समाज कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ ही आपका जो है ये मौर्य जो राजवंश चल रहा था वो भी हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अगले हम वीडियो में बात करेंगे अपने शुंग वंश के बारे में और सातवाहन वंश के बारे में। तो तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।